नमस्कार, साथ मैं हूं पुनीता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हिंदी भारत के मन का संगीत है, करोड़ों भारतीय की मातृभाषा है। हिंदी हमारा गर्व है, हिंदी हमारा सम्मान है। जैसे संस्कृत से हमारी संस्कृति है, वैसे ही हिंदी से हमारा हिंदुस्तान है। हिंदी हमारा मान है, हिंदी ही सम्मान है, हिंदी हमारे देश की प्यारी सी पहचान है। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल, जो राजभाषा विशेषज्ञ हैं और साथ ही उप महानिदेशक, माफ़ी चाहूँगी, उप महाप्रबंधक पोस्ट से रिटायर हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बताएं, ये राजभाषा अधिकारी रहे हैं और उप निदेशक पद से रिटायर हैं। और हमारे साथ डॉक्टर कुसुम नौटियाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साहित्यकार हैं कुसुम नौटियाल जी और साथ ही लोक साहित्य की जानकार भी हैं, उत्तराखंड के लोक साहित्य की भी जानकार रही हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत सबसे पहले आपसे नौटियाल जी जानना चाहेंगे, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम किस तरीके से इस दिन को और बेहतर बनाएं और बेहतरीन तरीके से मनाएं ताकि हिंदी को हम एक सम्मान दें, हिंदी भाषा को एक सम्मान दें। जी पुनीता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। वास्तव में हिंदी दिवस एक पुनर्जागरण दिवस है। ये हमें याद दिलाता है कि हम क्या हैं। वस्तुतः हिंदी हम हिंदी भाषियों की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की है। आप जानते होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है जी। तो हिंदी को हम एक सीमित दायरे तक न रखकर संपूर्ण विश्व भाषा के रूप में देखें, तभी हम सही अर्थों में हिंदी की विराटता को समझ पाएंगे और हर भारतवासी को इस पर गर्व होना चाहिए। इसको याद दिलाने के लिए और इस बात का रेखांकित करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल। आप बताइए सकलानी जी, आप लंबे समय से अधिकारी रहे हैं राजभाषा के, तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट कार्यालय की बात करें, वहाँ पर कैसी स्थिति है हिंदी भाषा को लेकर? जी मैडम, पहले तो यह है कि किसी भी राष्ट्र की अस्मिता उसकी भाषा में होती है और भाषा एक ऐसा सेतु है जो संपूर्ण देश को राष्ट्रीय एकता में बांधता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, मनुष्यों ने एक राष्ट्र, एक राष्ट्रभाषा और एक राष्ट्रीय ध्वज का सपना देश के संदर्भ में देखा और उसी के प्रणीत स्वरूप 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा मिला। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक थोड़ा विवाद का विषय है कि देश की राजभाषा क्या होगी। वैसे तो सही भाषा हमारे देश की है, सरकारी कामकाज की भाषा क्या होगी, विशेषकर केंद्र सरकार के कार्यालयों में। तो उस दिन सर्वसम्मति से हिंदी भाषी क्षेत्र के डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि मद्रास के, उन्होंने सबसे पहले कहा, प्रस्ताव रखा कि हिंदी देश की राजभाषा। जब हिंदी देश की राजभाषा बन गई तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित होगी, हिंदी होगी और जो अंकों का प्रयोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद भारत सरकार की एक सुस्पष्ट राजभाषा नीति है। सबसे पहले 1963 में राजभाषा अधिनियम बना, 1968 में राष्ट्रपति जी ने राजभाषा संकल्प निकाला और 1976 में राजभाषा नियम बने। वो नियम ऐसे हैं, उसके लिए एक भारत सरकार ने सबसे पहले राजभाषा विभाग 1975 में स्थापित किया और गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के अधीन ये जो कार्यक्रम, एक वार्षिक कार्यक्रम भारत सरकार के कार्यालयों में निर्गत होता है और सभी विभाग अध्यक्षों को उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना पड़ता है। जहां तक सरकारी कार्यालयों की बात है, भारत सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि भाई हिंदी का 3 क्षेत्र है, का, खा, गा, क्योंकि जो अपेक्षा हम क क्षेत्र में हिंदी भाषी राज्यों से कर सकते हैं वो हम अहिंदी भाषी राज्यों से नहीं कर सकते। इसलिए कार्यक्रम क का मतलब हिंदी भाषी राज्य, खा का मतलब जहां हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ इत्यादि। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं 3 वो अहिंदी भाषी राज्य। जो वार्षिक कार्यक्रम आता है उसका क्रियान्वयन, उसमें अलग अलग लक्ष्य है।
तो जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें जो है जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं और राजभाषा नीति के लिए केंद्र सरकार का कार्यालय हो, कोई उपक्रम हो, निगम हो, जितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, इन पर यह राजभाषा नीति लागू होती है। और जो लक्ष्य है हमारा 100% कार्य क क्षेत्र में, क्योंकि हमारा दूरदर्शन कार्यालय भी क क्षेत्र में, तो यहाँ जो है 100% कार्य हिंदी में होना है। ऐसे ही जो है क्योंकि कहीं कहीं क्योंकि केंद्र सरकार के कार्यालय हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी होंगे, तो उसके लिए है कि हम हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं कार्यालयीन हिंदी का अभ्यास कराने के लिए। उनको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पत्राचार, अनुवाद, शब्दावली, इस पर जो है हिंदी कार्यशाला होते हैं। और हिंदी को सम्मान देने के लिए हिंदी दिवस का भी आयोजन करते हैं। हर 3 महीनों में विभागीय राजभाषा कार्य समिति की बैठक होती है। हर 6 महीने में नगर स्तर एक योजनाबद्ध तरीके से भारत सरकार कार्यक्रम है। नगर स्तर पर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यालय हैं वहाँ नगर राजभाषा की बैठकें हर 6 महीने होती हैं। फिर जो हमारी तिमाही रिपोर्ट होती है भारत सरकार की तरफ से, उसकी समीक्षा हर स्तर पर होती है। राजभाषा कार्य समिति की बैठक जो विभाग स्तर पर, फिर नगर स्तर पर उसकी समीक्षा होती है, फिर मंत्रालय स्तर पर समीक्षा होती है, और अंत में जो केंद्रीय हिंदी समिति जो कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है वहाँ समीक्षा होती है, और अंत में वार्षिक रिपोर्ट जो है वो संसद में रखी जाती है। जहाँ तक कार्यालय की बात है तो स्थिति वैसे तो यह है कि हिंदी भाषी राज्यों में तो कार्य हो रहा है। कुछ तकनीकी है सरकार के कि जो तकनीकी मामले, कोई विधिक मामले, सरकार की जो नीति है कि वो प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भाव, अभी प्रेरित कई प्रोत्साहन है। सद्भाव मतलब हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, मातृभाषा भी है, लेकिन उस स्तर पर अभी नहीं हो पा रहा है केंद्र सरकार के कार्यालयों में। क्योंकि अब जब से कंप्यूटर आया तो भले आज कंप्यूटर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है, कंप्यूटर में काम होने लगा धीरे धीरे। शब्दावली केंद्रीय हमारा जो वैज्ञानिक तकनीक शब्दावली आयोग है उन्हें सारी शब्दावली तैयार कर रखी, कोई समस्या नहीं, काम हो सकता है, धीरे धीरे हो रहा है। करीब 70-80% जो है कार्य क क्षेत्र में हो रहा, ऐसे 70-80% है। कार्यशालाएं हो रही हैं, हर 3 महीने में बैठकें हो रही हैं, और कई प्रोत्साहन योजना भी भारत सरकार भी आज बल्कि हिंदी दिवस में वो शील्ड देती है। जो अच्छे कार्यालय हैं हर स्तर पर जो है कार्य हो रहा है, कार्यशालाएं हो रही हैं, कंप्यूटर में सब जगह सॉफ्टवेयर हिंदी में आ गए हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक मानसिकता वाली बात है, अभी जो अंग्रेजी की मानसिकता है उनको ही लगता है कि अंग्रेजी में काम करेंगे तो शायद वो हमें सुविधा हो, जबकि ऐसा नहीं है। काम हिंदी में करना है, अंग्रेजी में। इससे अच्छा अपनी भाषा का अगर स्वाभिमान जगाना है तो हिंदी में कार्य करना होगा। बिल्कुल सकलानी जी, जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी की एक मानसिकता जो है वही कहीं ना कहीं अब हिंदी भाषा के लिए खतरा बनता जा रहा है। कुसुम जी, देखिए जैसे इन्होंने सकलानी जी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा कहीं ना कहीं हिंदी भाषा पे हावी होता जा रहा है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो घर की, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, घर से ही हम शुरुआत करते हैं। अगर घर में हम देखें तो माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों से हिंदी ना बोलकर अंग्रेजी में बात करते हैं कि ताकि उससे वो अपग्रेड दिखे, मॉडल दिखे। इस वजह से आजकल लोग इस वजह से हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा की तरफ रुख कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसको देखती हैं और कितना खतरा आप हिंदी के लिए से मानती हैं? देखिए, अंग्रेजी का खतरा तो आज से नहीं, वो तो 200 साल पहले से ही अंग्रेजी का खतरा, जब से हम जो मैकाले की बात करते हैं, और मैकाले ने जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को विद्वानों की नज़र में पूरी तरह से धराशायी किया, बर्बाद किया, जो हमारी एक परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा थी, जो हमारी परंपरागत अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा देने की परंपरा थी, और उन सब चीज़ों से, उन सब व्यवस्थाओं से भारत एक था। तो उसके बाद जब हम लोग विदेशी शासक यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए अपनी अपनी भाषाओं को लेकर के आए, चाहे वो मुग़ल काल में उन्होंने चाहे फ़ारसी, अरबी को यहाँ पर लेकर के आए। आज भी मतलब कुछ समय पहले तक काफ़ी उसका प्रचलन पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था इसमें था जी। उसके बाद, उनके बाद जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी अपने प्रशासन के लिए इन सब चीज़ों को लेकर के आए, लेकिन सभी अंग्रेज़ यहाँ क्लर्क बनने के लिए तो नहीं आ सकते थे, यहाँ तो सबको ला नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने यहीं की शिक्षा व्यवस्था में मैकाले के अनुसार उन्होंने उसको परिवर्तित किया, और जिसको बड़े व्यापक रूप से भी ये कहा जाता है कि क्लर्क्स बनाने के लिए या सबऑर्डिनेट स्टाफ बनाने के लिए उनको वर्नाक्युलर जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था है उसको चलाया, और उसमें अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के रूप में उन्होंने रखा, और धीरे धीरे इस तरह से अंग्रेजी जो है वो चोरी छुपे या खुलेआम और हावी होती गई। और उनको प्रशासन में, क्योंकि क्लरिकल स्टाफ बहुत चाहिए था, तो हमारे जितने भी पूर्वज अंग्रेज़ों के साथ में काम किए होंगे पूरे भारतवर्ष में, वो इसी व्यवस्था से निकले।
और इस व्यवस्था से निकलते निकलते आप पहले ये देखिए कि हिंदी कैसे प्रचलित हुई। हिंदी तो खड़ी बोली के रूप में धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में उसके बाद में प्रचलित हुई एक संपर्क भाषा के रूप में। और वो संपर्क भाषा स्वतंत्रता आंदोलन के समय, उससे पहले भारतेंदु काल में, जो हमारा जिसको हम साहित्य की रचना का काल मानते हैं, उसके बाद डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के काल में, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल में, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल में, जिस बात को आदरणीय सकनाली जी बोल रहे हैं कि राजभाषा हिंदी क्यों बने, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत बड़ा रोल है, नागरी प्रचारिणी सभा का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से उत्तर भारत में पूरा, क्योंकि एक राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र उत्तर भारत था और स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र उत्तर भारत था, और उस समय हिंदी जो है वो इतनी व्यापक रूप से उस समय फैली, चाहे वो रचना के रूप में फैली, चाहे वो कविताओं के रूप में फैली, चाहे वो राष्ट्रवादी कविताओं और गीतों के रूप में फैली, और एक जोश बढ़ाने वाली भाषा के रूप में फैली। तो इस तरह से हिंदी ने एक अपना वर्चस्व तो बनाया, लेकिन क्या होता है, कोई भी भाषा क्यों हावी होती है, वो इसलिए हावी नहीं होती कि वो हम पर सांस्कृतिक प्रहार कर रही है अंग्रेजी, वो इसलिए हावी होती है कि वो हमारे रोजगार का माध्यम है। इंग्लिश हमारे रोजगार का माध्यम है, ये एक कड़वा सत्य है। तो यही और सवाल यहाँ पर इस उठता है। कड़वे सत्य के साथ हमको जूझना है। और जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम से क्यों नहीं हो सकती ये सारी चीजें, यही सवाल है कि आखिर हिंदी माध्यम से क्यों नहीं हो सकती, आखिर क्यों अंग्रेजी भाषा हावी हो रही है। अगर हम देखें, किसी भी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वहां पर अगर आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, आपको वहां से हटा दिया जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। यही एक औपनिवेशिक मानसिकता हम जिसको कहते हैं कि हमारा समाज ग्रसित है, हम लोग खुद भी ग्रसित हैं इस औपनिवेशिक मानसिकता से। हमारी, जैसे उन्होंने कहा, सरकारों में ये प्रयास होते रहने चाहिए कि हम रोजगारों का सृजन जो है या तो क्षेत्रीय भाषाओं में करें, या हम रोजगार का सृजन जो है वो अपनी हिंदी भाषा में करें। तो अगर हम इसको करेंगे तो फिर अंग्रेजी माध्यम का तो कोई मतलब होता ही नहीं है ना। तो अगर हमको ये बोला जाएगा नहीं, हमारा कामकाज पूरा हिंदी में होगा, तो फिर हम इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आजकल ये होता है कि हमें बाहर जाना है, हमें भारत में काम नहीं करना है, हमें बाहर जाना है। ये तो बहुत कम, पुनीता, ये तो बहुत कम लोगों के लिए है, ये तो कुछ प्रतिशत लोगों के लिए। लेकिन ये जो बीमारी जो आप बोल रहे हैं, ये अब गांव-गांव में चली गई है। आप ये देखो, आप छोटे-छोटे बच्चों को देखो, इवन हमारे उत्तराखंड में भी आप देखिए, हम देखते हैं कोई भी स्कूल जो कॉन्वेंट के रूप में या इसके रूप में, उसके रूप में, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी में चल रहा है पर कॉन्वेंट है, तो उस तबके के लोग भी उसमें आकर्षित हो जाते हैं, और प्राइमरी स्कूल्स में और सरकारी स्कूल्स में कोई आकर्षण नहीं रहता है। बिल्कुल। चलिए, इस पे आपसे बाद में चर्चा करेंगे, आगे का सवाल आपसे इसी पे रहेगा। आपसे सकलानी जी, जिस तरीके से अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, तो वहां पर एक प्रयास जरूर किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें, वो जब दूसरे देशों में जाते हैं तो हिंदी में संबोधन करते हैं, तो ये एक गौरवान्वित फील होता है जब हम उन संबोधन को सुनते हैं। तो हमें भी इसी तरीके की पहल करनी चाहिए एक। हाँ, क्यों नहीं है, ऐसी बात नहीं, हर जगह जो है, विदेशों में भी है, विदेशों में कई देशों में तो हिंदी है जब द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ा है, मॉरिशस है, गुयाना है, सुरीनाम है, वहाँ हिंदी, यहाँ के लोग गए थे और हिंदी का अपनी भाषा और संस्कृति को उन्होंने जीवित रखा है। ऐसी कोई समस्या नहीं। अभी जैसे मैडम जी कह रही थी कि रोजगार के लिए, ऐसा नहीं है, अब तो पहले जरूर था। 1968 का जो राजभाषा संकल्प बना, उसमें 4 बातें थी। पहली तो यह है कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सब कार्यालयों में हिंदी में काम करना। दूसरा, हिंदी के साथ जितनी भी हमारी अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं, उन सब का विकास करना। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि वो ये थी कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाए, जिसमें हर राज्य में हिंदी पढ़ाई जाए, केवल तमिलनाडु को छोड़कर, और जगह जो है प्राइमरी स्तर पर, जैसे मलयालम में है, वहाँ केरल है। और चौथी महत्वपूर्ण जो मैडम ने कहा कि वो अब सारी भाषाओं का, सारी परीक्षाओं का माध्यम कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो सिविल सेवा है, उसका भी जो 1968 में जो संकल्प निकाला, धीरे धीरे सभी परीक्षाओं का, सारी विभागीय परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होगा। IAS अकेडमी मसूर में एक सर्वेक्षण हुआ, वहाँ अधिकांश लोग हिंदी माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप अंग्रेजी,
जो प्राइवेट नौकरी है उसमें अंग्रेजी का बोलबाला लो, सरकारी IAS IPS जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में परीक्षा आप दोनों माध्यम से पेपर होंगे, या आपका विकल्प आप हिंदी में उत्तर दें अंग्रेजी में। तो लोग हिंदी माध्यम से बाहर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि प्राइवेट जितनी नौकरी हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बाहर जा रहा है, वहाँ के लिए अंग्रेजी, लेकिन वहाँ क्योंकि वो प्राइवेट है, अपनी दुकान है वहाँ सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से पूर्ण हुआ है कि भाई हिंदी आ गया है, क्योंकि वो हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, और ऐसी कोई समस्या नहीं हिंदी में काम ना हो, अच्छी हिंदी आती है। आप क्षेत्र भाई हमारे जो राज्य हैं उसमें सब जगह हिंदी में, यहाँ उत्तराखंड शासन में मैं निर्देशक भाषा संस्थान भी रहा हूँ, मैं तो इनकम टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट से था, देखा सारा जो IAS ऑफिसर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग के थे वो भी हिंदी में काम कर रहे हैं। भाई नौकरी करनी है तो करना पड़ता है। मसूरी जो एकेडमी IAS सेक्रेटरी में हिंदी पढ़ाई जाती है। मैं जो खुद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या मैं उसमें भारतीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में परिस्थिति IFS को पढ़ाया था हमने, सब IFS को एक कंपल्सरी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया था। जितने अवसर हैं, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कार्यशाला है, ऐसा नहीं है कि भाई बिना अंग्रेजी के कुछ नौकरियां भारत में तो कम से कम मिलेगी बिना अंग्रेजी के, ऐसा नहीं है। और विदेशों वाले जैसे मैडम बात है, ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्राइवेट कंपनी है, बाहर जाना है तो ऐसा नहीं है। और विदेशों में भी हिंदी के प्रति आकर्षण है, लोग हिंदी पढ़ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो हमारा दिल्ली में, वहाँ बहुत सारे विदेश के लोग हिंदी पढ़ते हैं। विदेशों में कोई 170 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है संसार के। तो हिंदी आज संसार की तृतीय बड़ी भाषा है, और अभी डॉक्टर साहब बताएंगे कि हिंदी का स्थान तो प्रथम भी आने वाला, जैसे चाइना यही के सवाल यही बात आपसे होगी कि जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि बाहर देशों में भी अब हिंदी लोग पढ़ते हैं, तो विश्व स्तर पर क्या कुछ स्थिति हिंदी की है अभी? देखिए, विश्व स्तर पर और भारत, इन दोनों को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। होता क्या है, एक हिंदी का मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो शक्तिमान होता है उसी की भाषा चलती है। आज ब्रिटेन जो था, कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्यास्त नहीं होता, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि भारत उससे बहुत आगे पहुंच रहा है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में है। आज नमस्ते को लोग स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल अन्य कारणों से भी। सांस्कृतिक योग जो है 121 देशों में चल पड़ा है। वैश्विक स्तर पर जो ये मेरा जो कंसेप्ट था, इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत सीरियसनेस से उठाया, बड़ी गंभीरता से उठाया है कि हिंदी जानने वाले विश्व में सबसे ज़्यादा हैं, यानी 1 अरब 40 करोड़, और चीनी जानने वाले, जो मैंडारिन जानने वाले लोग हैं 1200 करोड़। हम 200 करोड़ ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है मैंडारिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ये चीज़ें क्या है कि भारत को नीचे गिराने की जो एक षड्यंत्र था उससे चली आ रही हैं। न तो भारत की अर्थव्यवस्था कभी पीछे थी, न भारत की भाषा कभी पीछे थी, न कभी भारत की संस्कृति पीछे थी। ये तो एक षड्यंत्र था। मैडम ने अभी बताया ना कि मैकाले की नीति, मैकाले जैसे कई यहाँ के अंग्रेजी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को इस तरह से छेड़छाड़ करके ऐसा प्रस्तुत किया कि विश्व समुदाय में हमारी छवि गिर गई। आपने मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं अभी देखिए, हमारे इतने प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी जो प्रभुत्व है विश्व में उतना नहीं था जितना मोदी जी का है। वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। ये तो एक मानसिकता बन गई कि अंग्रेजी पढ़ लिया तो शायद आगे बढ़ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। हमारे सकलानी जी ने अभी बताया, सरकारी नौकरियों में ये विकल्प है। आप पहले ही आपसे पूछा जाता है कि आप हिंदी में बोलना चाहते हैं या अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। IAS का एग्जाम देना है, PCS देना, किसी भी चीज़ का देना है, आप हिंदी में दे सकते हैं। तो हिंदी और रोजगार की वो चीज़ें अब नहीं रही जो पहले थी। अभी मैडम बता रही थी ना, आपने प्रश्न पूछा था कि विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं लोग तो अंग्रेजी, उसका प्रतिशत एक बहुत न्यूनतम होता है, 0.01%। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहाँ इतने अरबों में हमारी जनसंख्या होती है, विश्व में भारत की छवि के निखार के साथ ही हिंदी का प्रभुत्व वहाँ बढ़ने लगा है। आज दूसरे देश हिंदी पढ़ने लगे हैं। अरब कंट्रीज आप देख लीजिए, जितने भी खाड़ी के देश हैं, वहाँ हिंदी को उन्होंने अधिकृत भाषा बना दिया है। और उन्होंने क्या कहा है, चाहे उर्दू भाषी हों, चाहे बंगला भाषी हों, चाहे तमिल भाषी हों, अन्य किसी भी भाषा भाषी हों, वहाँ की लिंग्वा फ्रांका यानी जन भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति मिल गई है।
इसी तरह अमेरिका की तीसरी बड़ी भाषा है, ब्रिटेन में ये दूसरी बड़ी भाषा है। तो संसार में और छोटे छोटे जो राष्ट्र जहाँ पर के भारतीय लोग बहुत पहले चले गए थे, जैसे मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना, फिजी, ग्वाटेमाला, साउथ दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पर तो बड़ी संख्या में है। यानी उनकी टोटल पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा यानी लगभग 45% लोग हिंदी के जानकार हैं। जी। तो उस और वहाँ भी भारतीयों की एक हमेशा खासियत क्या रही है कि ये जहाँ भी गए हैं अपना भारत का और अपनी संस्कृति का नाम इन्होंने ऊपर उठाया है। तो इसीलिए उन देशों में भी भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है और आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि हमारी राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। अभी कुछ समय पहले अभी देख लीजिए कोरोना के मास्क, ये 95 वाले मास्क यहाँ बनते ही नहीं थे और आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। बिल्कुल। तो भाषा उतना महत्व है हिंदी का, आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर हिंदी अपने नंबर 1 स्थान पर रहेगी। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही करते हैं। उम्मीद यही जी, है और जी। इसी कामना के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जी। कुसुम जी, जिस तरीके से अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें, इसमें भी बदलाव किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होगा, तो इससे कितना बड़ा बदलाव आप मानते हैं? ये तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है इससे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी। जो ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जो क्रियान्वयन इसका किया है, तो ये केवल भाषा के और शिक्षा के माध्यम ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो आप कह रही थी, बच्चे विदेश जाते हैं, मेरी भी जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि अंग्रेजी माध्यम को छोड़ो। मैं इसी चीज़ को बोल रही थी कि अंग्रेजी माध्यम। बिल्कुल। तो जो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये नई शिक्षा नीति अंग्रेजी माध्यम को चैलेंज करेगी और इससे क्या होगा कि एक बच्चा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि जैसा होगा बचपन वैसा होगा जीवन, बिल्कुल, है ना। ये उन्होंने बोला अभी मन की बात में, उन्होंने शिक्षा नीति पर बहुत अपने व्यापक विचार उसमें रखे और जनता को उसके बारे में समझाया। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। पूरे बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में जैसा होगा बचपन वैसा होगा जीवन। बिल्कुल। तो उसी बचपन को मातृभाषा में बच्चा जो है जितनी अच्छी तरह से जी सकता है, जितनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है, जितनी अच्छी तरह से समझ सकता है, उसको वो आरोपित भाषा में नहीं कर सकता है। आज अंग्रेजी पढ़ने के लिए माँ को भी अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। माँ को अंग्रेजी नहीं आती तो ट्यूशन लगानी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखिए ना कि ये एक भाषा के मिथ्या भ्रम और कहीं कहीं औपनिवेशिकवाद। बिल्कुल, आपने जो ये कहा कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने के लिए माता को भी होना चाहिए, तो देखा ये भी कहा कि हम बड़े बड़े स्कूल्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू जो आजकल चलन है कि पेरेंट्स का भी कंपटीशन होता है भाई। स्कूल आप देखिए कि हमारे जब केंद्रीय विद्यालय के बच्चे टॉपर हो सकते हैं, हमारे जवाहर विद्यालय के बच्चे जो है टॉपर हो सकते हैं, वो आज इतनी बड़ी बड़ी सर्विस में हैं और फिर पता चलता है कि ये तो केंद्रीय विद्यालय से निकले हैं इसमें। तो फिर क्यों हम मोह पाले हुए हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो इसमें जाएगा या उसमें जाएगा, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेगा। तो आपने जो बेसिक प्रश्न पूछा है कि क्या प्राइमरी एजुकेशन में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि अगले जो 10 और 20 सालों में जिससे जो बच्चा आज प्राइमरी में जाएगा उस बच्चे का व्यक्तित्व किस तरह से विकसित होगा, ये एक बहुत बड़ी बुनियाद जो है, ये जो नींव है वो शिक्षा नीति के रूप में वो रखें कि शिक्षा को भाषा के बंधन से छोड़ो। जो बच्चा ग्रहण कर रहा है, जिस भी भाषा से ग्रहण कर रहा है, हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है। कोई बच्चा अगर अंग्रेजी में भी ग्रहण कर रहा है तो करे, है ना। लेकिन जो बच्चा बंगाली में ग्रहण कर रहा है, तेलुगु में ग्रहण कर रहा है, तमिल में ग्रहण कर रहा है, हमारे यहाँ की भी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा है उनमें भी ग्रहण कर सकता है। तो जो बच्चा जिस भाषा में ग्रहण कर रहा है उसको स्वतंत्रता है, वो उसके व्यक्तित्व का विकास करेगी और वो आगे उसके व्यक्तित्व के लिए एक बहुत बड़े नींव के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल। आपसे जानेंगे नौटियाल जी, जिस तरीके से अगर हम अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों की तरह क्या हमें भी अपनी भाषा को इतना महत्व देना चाहिए विश्व पटल पे लाने के लिए? हाँ, निश्चित ही। देखिए ये जैसे कि हमारे अन्य चर्चा
के साथी बता रहे थे, ये सिर्फ मानसिकता वाली बात है। बिल्कुल। विदेशों में मानसिकता ऐसी है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जापान का जो संतरा है वो कड़वा होता है, लेकिन वो इंपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं हम कड़वी चीज़ खा लेंगे अपने देश की। जापान का बच्चा जब स्कूल में जाता है, प्रार्थना जैसे हम करते हैं स्कूल में, वहाँ की प्रार्थना में इस तरह सिखाया जाता है जी कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो बुद्ध हैं, लेकिन बुद्ध भी अगर राष्ट्र के खिलाफ जाएंगे तो हम उनका भी अपमान करने को तैयार हैं। यानी राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र और राष्ट्र की भाषा। तो वहाँ जहाँ स्वाभिमान जुड़ जाता है भाषा से, वहाँ भाषा हमेशा आगे बढ़ती है। यहाँ अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारी संस्कृति और भाषा दोनों को इतना निम्न स्तर पर ले गए और इस तरह से उसकी आलोचना की, और उसके बाद ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने आने वाली पीढ़ियों में वही भावना भर दी कि हम बिल्कुल निम्नतम श्रेणी के हैं। कहाँ हम नंबर 1 थे, कहाँ मनुस्मृति क्या कहती है, यानी मनुस्मृति तो कहती है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। हम उस संस्कृति के हैं, आये धामानि दिव्यानि तस्थु, हम उस महान परंपरा के संवाहक हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया? केवल मुगल काल का इतिहास और उसके बाद अंग्रेजों का इतिहास। हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति कहाँ गई? तो वो जब हम में वो भावना नहीं रही तो हम गुलाम हो गए, गुलाम मानसिकता में चले गए। अभी शिक्षा नीति पर आपने बात की थी और कुसुम जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसे बताया, लेकिन मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये शिक्षा नीति सबसे क्रांतिकारी है। लोगों ने इसको सही ढंग से न तो समझा है, न इसे सही ढंग से इसकी व्याख्या की है। इस शिक्षा नीति में संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के बारे में बहुत उल्लेख है। यानी हम बच्चे को अपनी जड़ों से जोड़ कर रखेंगे। बिल्कुल। हम जड़ों से कट गए हैं, बल्कि काटा गया है। अगर हम जड़ों से जुड़ जाते हैं तो भारत इतना महान राष्ट्र है। केवल इसको सांस्कृतिक आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर भी हमारे मंदिरों में अकूत संपदा है, क्या नहीं है उसका। लेकिन जो फार्मूले हैं, एक परचेज पावर पारिटी का एक सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत ही गलत है। बिल्कुल। वो भारतीयों की अर्थव्यवस्था को गिराने का, उसका सही आकलन करने का सिद्धांत नहीं है। इसीलिए हम भारतीयों को इस तरह से दिखाया जाता है कि हम कहीं गरीब, कहीं बिल्कुल एकदम से दीनहीन हैं, जबकि हम सांस्कृतिक दृष्टि से भी विश्वगुरु हैं, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न हैं। पिछले दिनों जब रिसेशन, जिसे हम मंदी कहते हैं, अमेरिका में जब मंदी आई तो विश्व के कई देश हिल गए, लेकिन भारत स्थिर खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि हम अभी भी बहुत मजबूत हैं। हमें षड्यंत्र के तहत दिखाया जाता है कि हम पीछे हैं। तो वही भाषा और संस्कृति हमें जोड़ती है। हमें अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान होगा, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान होगा, तो राष्ट्र के प्रति भी स्वाभिमान बिल्कुल होगा। लेकिन यही तो मानसिकता लोगों में चेंज हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग जो विदेश से आते हैं, अगर उनसे पूछिए वो भारत के हैं लेकिन उनको हिंदी बोलने नहीं आती। जी, लेकिन क्या आखिर क्या क्यों लोगों की मानसिकता इतनी बदल? वही देखिए, इसमें सिर्फ मानसिकता की बात है। आज मोदी जी विदेशों में हिंदी बोलते हैं तो लोग हिंदी सीखते हैं और सुनते हैं। जी। अब हिंदी बोलने के साहस करने लगे हैं। पहले लोग क्या समझते थे, हम हिंदी बोलेंगे तो हमें पिछड़ा समझ लेंगे, हमें समझ लेंगे अनपढ़ है, या हमें समझ लेंगे अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी किसी भी रूप में ज्ञान का परिचायक तो है ही नहीं। भाषा और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब तक हमारे दिमाग में ये बात भर दी गई है कि अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो आप बुद्धिमान भी नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो। धीरे धीरे ये संकल्पना नई शिक्षा नीति से जो अब बच्चे आएंगे आगे, जब वो हमारे इस राष्ट्र से जुड़े रहेंगे तो वो विदेशों में भी जाएंगे तो उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। लोगों को मानसिकता बदलनी मानसिकता स्वतः बदलेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में उन्होंने ये व्यवस्था कर दी है। बिल्कुल, उम्मीद भी यही करते हैं कि और इसी राष्ट्र निर्माण, ये नीति राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। जी
ये बहुत बहुत शुक्रिया नौटियाल जी, सकलानी जी और कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और जाने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपको जी भी हमारी ओर बहुत-बहुत से भी आप शुभकामनाएं। सभी को और धन्यवाद। पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व को धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई बधाई। बहुत बहुत तो आज के इस चर्चा से उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग कुछ समझे ज़रूर होंगे कि हिंदी भाषा हमारा एक सम्मान है, हमारे देश का सम्मान है, हमारा गर्व है और इसी से हमारी पहचान है। तो अपनी मानसिकता ज़रूर बदलिए कि हिंदी भाषा बोलने से हम नीचे नहीं कहलाएंगे, ये हमारी मातृभाषा है। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।